आज हम लोग बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन के विषय में, जो कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो समय था, जो कि 1916 में ये आंदोलन चलाया गया था। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के समय में क्रांतिकारियों ने क्रांति करने की कोशिश की थी, और मैंने बताया था कि भारत के जो उदारवादी नेता हैं, उसके बाद उग्रवादी नेता हैं, वो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो देखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो जून 1914 में मांडले के जेल से रिहा होकर के वापस आ जाते हैं, और इन्होंने भी, बाल गंगाधर तिलक जी ने भी शुरुआत में यह कहा कि हमको जो है ब्रिटिश सरकार को, जो कि इस समय युद्ध में उलझी हुई है, उसको परेशान नहीं करना है, उसका समर्थन करना है, उसका साथ देना है। बाद में महात्मा गांधी जी भी 1915 में जब भारत वापस आते हैं तो उन्होंने भी अंग्रेजों का समर्थन किया था प्रथम विश्व युद्ध के समय में। तो बाल गंगाधर तिलक और जितने भी उदारवादी नेता हैं, इनका मानना यह था कि हम लोग जो है अंग्रेजों के प्रति अगर निष्ठा दिखाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड जीत जाएगा तो उसके बाद हमको वो अपनी राजभक्ति का एक अच्छा प्रतिफल देगा। लेकिन जो इन नेताओं का, चाहे वो उदारवादी हो चाहे वो उग्रवादी हो, इनका ये जो सोच था ना, ये जो मानना था कि अंग्रेजों का हम साथ देंगे, समर्थन करेंगे, बाद में वो हमको अच्छा फल देंगे, तो ये चीज जो है कुछ ही समय में साफ हो जाता है कि अंग्रेज जो है, ये जो युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लड़ रहा है ताकि वो अपने उपनिवेशों को बचा सके, सुरक्षित रख सके। देखो, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका एक कारण ये भी था कि जो इंग्लैंड हो गया और काफी सारे जो यूरोपीय देश थे, वो लोग जो है काफी बड़े बड़े उपनिवेश बना रखे थे। इंग्लैंड के काफी सारे उपनिवेश थे, फ्रांस के भी काफी सारे उपनिवेश थे, जबकि जो जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, ये लोग भी चाहते थे अपना उपनिवेश बढ़ाएं। तो उपनिवेशों को लेकर के ये युद्ध जो है छिड़ा हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध है। तो कहीं ना कहीं भारत के नेताओं को, चाहे वो उदारवादी हो चाहे वो उग्रवादी हो, उनको ये चीज समझ में आ जाता है कि हम अंग्रेज जो है हमको किसी भी प्रकार का, कोई भी हमको स्वतंत्रता नहीं देंगे, कोई स्वराज्य नहीं देंगे, क्योंकि वो ये युद्ध सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि वो अपने उपनिवेशों को सुरक्षित कर सके, बचा सके। तो ये चीज जो है क्लियर हो जाता है। इसी बीच क्या होता है, एनी बेसेंट वो जो है भारतीय राजनीति में प्रवेश करती हैं। देखो, जो एनी बेसेंट हैं वो तो वैसे तो वो 1893 में ही भारत आ गई थी। ये थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट। मैंने थियोसोफिकल सोसाइटी के ऊपर डिटेल में लेक्चर लिया हुआ है। तो ये 1893 में ये भारत आई हुई थी, लेकिन 1893 के बाद काफी वर्षों तक ये जो है थियोसोफिकल सोसाइटी उसी से जुड़ी हुई थी। उसको उसका जो काम था, भारत की संस्कृति हो गया, वो सब चीज, जो धर्म वगैरह, उन सब चीजों को वो काम कर रही थी, राजनीति से दूर थी। लेकिन जो एनी बेसेंट है, ये 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश करती हैं, और उस समय भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का मतलब होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होना। तो ये 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होती है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद 1915 में अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और उस अधिवेशन में एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच में ये जो होम रूल है ना, उसकी प्रस्तावना रखी कि हमको जो है भारत में होम रूल आंदोलन चलाना चाहिए। ये जो आंदोलन है आयरलैंड में चल रहा है और वहां काफी अच्छे से चल रहा है, हमको वैसा ही कुछ जो है भारत में भी करना चाहिए। ये जो है एनी बेसेंट जी बोलती हैं 1915 के अधिवेशन में। लेकिन वहां जो उदारवादी नेता होते हैं ना, उनका वर्चस्व होता है उस समय, क्योंकि अभी कांग्रेस में फूट पड़ा हुआ है। वो 1916 लखनऊ अधिवेशन में फिर एक होंगे, तो अभी उदारवादियों का दौर है, तो वो लोग मना कर देते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहां पर तिलक जी भी होते हैं, 1915 के अधिवेशन में तिलक जी भी होते हैं, और वो जो है एनी बेसेंट के होम रूल वाले प्लान से बड़े प्रभावित होते हैं कि भाई ये तो बड़ा अच्छा चीज है, ये चीज हम लोग भारत में कर सकते हैं स्वराज्य प्राप्ति के लिए, क्योंकि अंग्रेज तो अपना उपनिवेश बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और हम लोग बेकार में उनका समर्थन कर रहे हैं। तो तिलक जी बड़े प्रभावित हो जाते हैं इस होम रूल वाले योजना से। तो ये होम रूल था क्या, थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। तो देखिएगा, होम रूल अगर हम लोग इसको हिंदी में
में बोलें तो क्या, गृह शासन, घर का शासन, होम रूल का सीधा सीधा अर्थ। घर का शासन मतलब कि जो घर का व्यक्ति है वो अपने घर का शासन चलाएगा। जैसे मान लो आपका घर है, आपके घर में ऐसा थोड़ी है कि पड़ोसी की चलती है, आपके घर के लोगों की चलती है ना। आपके पापा एक तरह से लीडर होते हैं, बाकी आप सब मेंबर हो, इस टाइप से, तो आपके घर के लोगों की ही चलती है आपके घर में। तो होम रूल का जो सीधा सीधा सिद्धांत था यही था कि जो, जैसे भारत मान लो एक घर है, बहुत, हम भारतीयों का तो घर ही है ना भारत, तो भारत जो है हम भारतीयों का घर है, तो भारत का शासन कौन चलाएगा, भारत में रहने वाले लोग। तो ये चीज था इसका सामान्य सा सिद्धांत। और ये जो है लगभग 1860 से आयरलैंड में चल रहा था। देखो आयरलैंड जो है यूरोप का एक देश है आयरलैंड, और यहां पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा था आयरलैंड में भी। और जो आयरलैंड के लोग थे वो अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए वहां पर होम रूल आंदोलन चला रखे थे। लगभग ये 1860 से शुरू हुआ था और इनको ना लगभग 1920 में सफलता मिलती है। 1920 में इनको सफलता मिलती है, होम रूल का अधिकार मिलता है। तो एनी बेसेंट, तो जो एनी बेसेंट हैं वो आयरलैंड के इस होम रूल आंदोलन से बड़ा प्रभावित थी और बोलती है भारत के नेताओं से कि भाई हमको भी जो है यहां पर इस तरह का आंदोलन शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि जो अंग्रेज है वो हमको बैठे बैठे तो कुछ देंगे नहीं, हमको कुछ करना पड़ेगा, आंदोलन चलाना पड़ेगा। लेकिन उदारवादी नेता बिल्कुल मना कर देते, ना भैया हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो कहते हैं यहां पर जो एनी बेसेंट है वो बड़ा मतलब एक तरह से कांग्रेस से थोड़ा सा नाराज हो जाती हैं और वो एक अल्टीमेटम देती है, एक टाइम देती है कि आप लोग देखो, नहीं तो मैं खुद से जो है ये वाला आंदोलन शुरू कर दूंगी, आपकी मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि ये थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, तो इनके पास एक काफी संगठन था और काफी सारे लोग भी थे इनके पास। तो इन्होंने बोला अगर आप लोग साथ नहीं देते हो तो मैं खुद से भी ये आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार हुई, इस तरह से ये बोलती है। तिलक जी वो बड़े प्रभावित थे। तो ये होम रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो तिलक जी थे, अब ऐसा नहीं है कि एनी बेसेंट और तिलक जी इन दोनों के बीच कोई मतभेद था, ऐसा नहीं है, दोनों मतलब ठीक ठाक थे। लेकिन इनके जो फॉलोअर थे, जो इनके समर्थक थे, थोड़ा सा उनके बीच में जमता नहीं था और दोनों ने जो है अलग अलग होम रूल लीग स्थापित किए थे। दोनों का लगभग उद्देश्य सेम था। तो सबसे पहला होम रूल लीग वो शुरू किया था तिलक जी ने। आपसे पूछा जाता है दोनों होम रूल लीग के विषय में। एक तो आप लोगों को याद रखना है कि ये होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो ये आयरलैंड से आया था। तो तिलक जी ने 28 अप्रैल 1916 में इन्होंने जो है बेलगाम जो कर्नाटक में है यहां पर जो है अपने होम रूल लीग की स्थापना की। कब? 28 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की तिलक जी ने। और इनका जो होम रूल लीग था ना, इसका प्रचार प्रसार इन्होंने कैसे किया? तो भाई इनके 2 समाचार पत्र थे, मैं पहले भी बता चुका हूं और ये आपको ध्यान में रखना ही है, काफी बार पूछा गया। मराठा, उसके बाद दूसरा था केसरी। ये दोनों समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होते थे ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, ध्यान रखेंगे। भले ये मराठा है, मतलब ये मत समझो कि मराठी में निकलता था, ये अंग्रेजी भाषा में निकलता था, प्लस ये साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार निकलता था। वही जो केसरी था ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और ये दैनिक था। तो ये दोनों समाचार पत्र जो तिलक जी थे काफी पहले से इनको प्रकाशित कर रहे थे, मराठा और केसरी। तो इस पत्र को पढ़ने वाले काफी सारे लोग थे। वैसे इन्हीं पत्रिकाओं के चलते तिलक जी को काफी बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। तो इन दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से तिलक जी ने अपने होम रूल लीग का, मतलब जो इनका सिद्धांत था होम रूल, उसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि हमको जो है, इन्होंने एक चीज बोला था कि जो भारत है वो अब जवान हो चुका है, अब उसको उसके अधिकार दे देना चाहिए। इस तरह से इन्होंने लेख लिखा था। तो ये चाहते थे कि हमको जो है स्वराज्य मिल जाए। अच्छा, यहां पर जो होम रूल लीग की बात की जा रही थी ना, जो गृह शासन की बात की जा रही थी, वो किस तरह का था? तो देखिए, एक आप लोगों ने सुना होगा डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट, तो ये लोग कुछ कुछ डोमिनियन स्टेट टाइप का चीज चाहते थे। डोमिनियन स्टेट, इसका क्या मतलब होता है? तो जो अंग्रेज सरकार है वो
भारत के आंतरिक मामलों से अपना जो अधिकार है वो ले लेगी, लेकिन बाहर से एक तरह से जो विदेशी मामले हो गए, रक्षा वाले मामले हो गए, संचार वगैरह हो गए, ये सब जो है अंग्रेज सरकार के पास होगा। लेकिन जितने भी आंतरिक मामले हैं ना, वो सब भारतीयों को प्राप्त हो जाएंगे इस डोमिनियन स्टेट के तहत। यही जो है इनका स्वराज्य था। और इसी समय बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा, वो नारा जो है इसी समय में दिया गया था, होम रूल आंदोलन के समय में दिया गया था 1916 में। ध्यान रखना, इस चीज को पूछा जाता है। तो ये इनका जो स्वराज्य था, ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना नहीं था। ध्यान रखना, ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का कोई भी उद्देश्य नहीं था इस होम रूल लीग आंदोलन का। ब्रिटिश सत्ता को बने रहने देना था। बस जो आंतरिक मामले हैं, मतलब कि भारत में जो वायसराय होता है उसके स्थान पर कोई एक भारतीय व्यक्ति होगा जो आंतरिक मामलों को देखेगा, और बाकी चीजें हैं, विदेशी मामले हो गए, रक्षा वाले हो गए, वो सब चीज जो है ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही रहेगा। जैसे कि उस समय तक कनाडा हो गया, शायद ऑस्ट्रेलिया को भी मिल गया था, न्यूजीलैंड को भी मिल गया था, जहां तक दक्षिण अफ्रीका को भी मिल गया था। मतलब ये ऐसे देश थे जहां पर वहां के जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग भी मतलब जो अंग्रेजी थे ना, जो वहां अंग्रेज लोग निवास करते थे, क्योंकि इन देशों में तो अधिकतर अंग्रेजों की आबादी ज्यादा थी, तो वहां जो लोकल जो अंग्रेज थे, जो वहीं के होकर के रह गए, तो वो लोग शासन चलाते थे, बाकी उनके ऊपर जो है अंग्रेजों का नियंत्रण होता था। तो कुछ कुछ ये वाला जो है वैसा ही मामला था। मतलब कि जो भारत के नेता हैं वो आंतरिक मामले को संभालते, लेकिन ऊपर से जो है अंग्रेजों का उन पर अधिकार रहता। तो एक तरह से जो उदारवादी जो इतने दिनों से मांग कर रहे थे ना कि ब्रिटिश संरक्षण में हम लोग जो है अपना अधिकार चाहते हैं, तो कुछ कुछ इसी तरह से ब्रिटिश संरक्षण में स्वराज्य की मांग। आगे चल करके ना, जब महात्मा गांधी जी पूरे आंदोलन को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग बोलते हैं कि भाई हमको ऐसा कोई डोमिनियन स्टेट फिस्टेट नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। वैसे ये जो पूर्ण स्वराज वाला जो मामला है ना, ये भगत सिंह ने उठाया था कि हमको ऐसा कोई डोमिनियन स्टेट, ऐसा कोई ब्रिटिश संरक्षण में स्वराज्य नहीं चाहिए, हमको पूरी तरह से आजादी चाहिए। अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांधे और निकले। बाद में जब भगत सिंह जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, उनका स्वराज्य का जो पूरा नारा गूंजने लगा, तब जाके फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि उस समय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था ना लाहौर में, तब फिर वहां उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज्य चाहिए। मतलब डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण स्वराज्य। मतलब एक तरह से वो लोग घबरा गए थे कि भाई जो भगत सिंह है, क्योंकि बहुत सारे जो युवा थे ना वो भगत सिंह की बोली बोलने लगे थे, तो लोगों को जो है भगत सिंह का जो रास्ता था वो कैसा था, हिंसा वाला रास्ता था। और जो गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वो नहीं चाहते थे कि देश की युवा पीढ़ी जो है भगत सिंह जी को फॉलो करे। भगत सिंह जी के साथ काफी अन्याय हुआ है, आप सभी को पता है, तो नहीं चाहते थे कि उनको फॉलो करे, तो वो लोग जो है फिर पूर्ण स्वराज्य की मांग करते। लेकिन इस टाइम का जो स्वराज्य था वो डोमिनियन स्टेट था। ध्यान रखना, अंग्रेज जो है जाते नहीं, यहां यहीं पर रहते, हमारे ऊपर रहते। मतलब कि अंग्रेजों का जो हाथ है भारतीयों के सर पर रहता। इस टाइप से अंग्रेजों की छत्र छाया में हम लोग जो है स्वराज्य प्राप्त करते, इस टाइप से। तो ये था। तो दो पत्रिकाओं का नाम और डोमिनियन स्टेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो तिलक जी का जो स्वराज्य था ना, ये अखिल भारतीय स्तर का नहीं था। इसका जो अधिकतर संकेंद्रण है ना, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रांत हो गया, कर्नाटक, जो कि उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, सॉरी मैसूर के नाम से जाना जाता था, तो उस तरफ ये जो है पॉपुलर था। महाराष्ट्र नहीं बोलना चाहिए, बंबई प्रांत हो गया। उसके बाद आपका जो मध्य प्रांत हो गया, स्पेशली अभी जो मराठी भाषा जो क्षेत्र है ना, वहीं तक ये ज्यादा पॉपुलर था, स्पेशली मराठी भाषा क्षेत्र में, क्योंकि खुद जो बाल गंगाधर तिलक थे मराठी थे और अधिकतर वही क्षेत्र में इनका जो है प्रभाव रहा। इनकी जो है 6 शाखाएं थी। तिलक जी के होम रूल लीग की 6 शाखाएं थी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक बंबई में था, काफी सारे पुस्तकों में महाराष्ट्र लिख दिया जाता है, लेकिन बंबई नगर में नहीं था। ध्यान रखेंगे, बंबई नगर में नहीं था। इसको बंबई या महाराष्ट्र आप लोग कर सकते हैं, बंबई या महाराष्ट्र। इसके बाद जो दूसरा था वो था मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत, कर्नाटक, या इसको आप मैसूर भी कर सकते हो। यहां पर एक एक था। इसके बाद अगला जो है
मध्य महाराष्ट्र हो गया। अच्छा, एक मध्य महाराष्ट्र कर लेना है, ये बंबई हो गया, मध्य प्रांत हो गया, कर्नाटक हो गया, एक करेंगे आप मध्य महाराष्ट्र। मध्य महाराष्ट्र, ये 4 शाखाएं। इसके बाद जो अपना बरार है, बरार का जो क्षेत्र है वहां पर 2 शाखाएं थी। बरार में 2 शाखाएं। देखो, जो बंबई है, बंबई अथवा महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र, तो इन चारों स्थानों पर एक एक शाखाएं, चारों स्थान पर एक एक शाखाएं, केवल बरार में जो है 2 शाखाएं। तो इस तरह से इनकी 2 शाखाएं थी, ध्यान रखिएगा, 2 शाखाएं। और इन्होंने ना जो राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार था, उसके बाद जो स्वदेशी था, तो उन सब चीजों को भी इसमें शामिल कर लिया था अपने होम रूल आंदोलन में। ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट रह गया इनके में, तो इनके में ना सदस्य संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर हम लोग कंपेयर करें एनी बेसेंट जी के होम रूल लीग से, तो इनके में सदस्य संख्या ज्यादा थी, लगभग 32,000 कुछ सदस्य इनके बन गए थे। ध्यान रखेंगे, तो सदस्य संख्या के मामले में ये ज्यादा थे, लेकिन ये जो है अखिल भारतीय स्तर का नहीं था, तिलक जी का होम रूल। अब हम लोग बात करते हैं एनी बेसेंट जी के होम रूल के विषय में, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोगों को शायद स्क्रीनशॉट लेना था, काफी सारे बच्चे जो है बोल रहे थे सर आप बोर्ड में लिखने के बाद सामने से हट जाइए, मैं सीधा क्लीन करने लग गया, माफी चाहूंगा। बात करते हैं अब एनी बेसेंट के होम रूल लीग के विषय में। तो कुछ चीजें जो मैंने अभी बताया था कि 1893 में आई और कांग्रेस में 1914 में जुड़ी, और इन्होंने ही जो है होम रूल का जो कॉन्सेप्ट है उसको भारत में लाया। तो इनके द्वारा जो होम रूल लीग स्थापित किया गया, वो स्थापित किया गया सितंबर 1916 में। देखिए, जो तिलक जी थे उन्होंने अप्रैल 1916 में स्थापित किया था पहले, और इनका जो है बाद में स्थापित हुआ। इन्होंने कहां पर स्थापित किया, तो मद्रास। कहां, मद्रास। इसी को कभी कभी जो है अडयार भी लिख देता है, अडयार। अब देखिए, जो थियोसोफिकल सोसाइटी है जिससे एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी, उसका भी जो मुख्यालय है वो अडयार में ही था। आप लोग बताइए मुझे कि जो थियोसोफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना कहां और कब हुई थी। मैंने इस पर डिटेल में लेक्चर लिया था। तो अडयार में इसको स्थापित किया गया सितंबर 1916 में। जॉर्ज अरुंडेल, एक नाम याद रखेंगे, जॉर्ज अरुंडेल, ये जो है इसके सचिव बनाए गए, और जो एनी बेसेंट थी वो खुद इसकी अध्यक्ष थी। तो जॉर्ज अरुंडेल ये सचिव थे, जॉर्ज अरुंडेल। इसके बाद कुछ लोगों का नाम याद रखेंगे, वीपी वाडिया। वीपी वाडिया पूछा जाता है ये, तो वीपी वाडिया इनके सहयोगी थे, वीपी वाडिया। एक नाम याद रखेंगे, सीपी रामास्वामी। सीपी रामास्वामी साउथ में बना था, तो इस टाइप के नाम कॉमन है उस तरफ, सीपी रामास्वामी। आगे चल के ना पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ दूसरे युवा जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उतने ज्यादा मजबूत नहीं हुए थे, वो भी जो है एनी बेसेंट जी के होम रूल आंदोलन से जुड़ते हैं। ध्यान रखना, जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इससे जुड़े हुए थे। बाकी काफी सारे जो नेता थे वो इसके पक्ष में नहीं थे, उदारवादी भी इसके पक्ष में नहीं थे, महात्मा गांधी भी इसके पक्ष में नहीं थे, तो ये लोग जुड़ गए थे। अब देखिएगा, जो एनी बेसेंट जी का जो होम रूल आंदोलन था ना, ये अखिल भारतीय स्तर का था। क्यों? क्योंकि थियोसोफिकल सोसाइटी के माध्यम से पहले ही इनका जो एक तरह से जो थियोसोफिकल सोसाइटी है उसका प्रचार प्रसार लगभग संपूर्ण देश में हो चुका था, और थियोसोफिकल सोसाइटी की शाखाएं जहां जहां स्थापित हुई थी वहां वहां एनी बेसेंट जी की ये जो होम रूल आंदोलन की शाखाएं हैं वहां भी स्थापित हुआ। तो जो तिलक जी का होम रूल आंदोलन था वो महाराष्ट्र और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे कि मध्य प्रांत हो गया, बरार हो गया, नीचे कर्नाटक हो गया, तो वहां तक सीमित था। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर जो होम रूल आंदोलन है वो एनी बेसेंट जी का रहा, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। देखो, 1914 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसके बाद देखिएगा 1917
1917 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गरम दल नरम दल दोनों फिर से एक हो जाते हैं, तो दोनों को एक करने में ना, मतलब गरम दल और नरम दल, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों का ही विशेष योगदान था। ध्यान रखना, जो गरम दल नरम दल फिर से एक हुए थे, एनी बेसेंट और तिलक जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में। तो 1917 में इन्होंने जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1917 में ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि इनकी लोकप्रियता जो है बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पूरे देश में फैलने लगी थी, क्योंकि इनका जो होम रूल आंदोलन था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रही थी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो होम रूल आंदोलन था ना, जैसा हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन देखा, उस टाइम पे लोग जो है बिल्कुल जुलूस वगैरह निकालते थे, आम लोग भी, जो शहर के जो आम लोग थे वो लोग भी आंदोलन में कूद पड़े थे। तो वैसा कुछ नहीं था इस समय, मतलब जुलूस निकालना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, जैसे कि हम लोग आगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर जिस तरह का जन सैलाब देखने को मिलता है ना, तो वैसा कुछ होम रूल आंदोलन में देखने को नहीं मिलता है। होम रूल लीग की स्थापना की जाती थी। क्या होता था, जो होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग होते थे, जो सदस्य होते थे, वो स्थान स्थान पर, मान लो किसी शहर पर गए तो वहां के जो प्रमुख प्रमुख नेता होंगे उनको बोलेंगे, समझाएंगे कि क्या है होम रूल, हमको अंग्रेजों को भगाना नहीं है, हमको अंग्रेजों को जो अभी विश्व युद्ध में उलझे हुए हैं उनको परेशान नहीं करना है, शांतिपूर्वक ढंग से हमको जो है अपनी मांग रखना है कि भैया हमको जो है स्वराज्य दे दो, डोमिनियन स्टेट का दर्जा हमको दे दो, ये जो है बोलते थे। और ये प्रभाव काफी अच्छा पड़ा था, भले ही ये हिंसात्मक तरीके से था, उतना ज्यादा उग्र नहीं था। तो ये लोग जो है शहर शहर जाते थे, जिला जिला जाते थे और वहां के नेताओं को पकड़ते थे, और वहां पर जो है 3 4 5 लोग भी मिल करके लीग की स्थापना कर सकते थे। भले ही एनी बेसेंट जी का होम रूल अखिल भारतीय स्तर का था, इसके बावजूद भी इनमें सदस्यों की जो संख्या थी ना, वो कम थी। तिलक जी के होम रूल आंदोलन में सदस्यों की संख्या अधिक थी, लेकिन वो जो है महाराष्ट्र और उसके आसपास तक सीमित था। इनके होम रूल आंदोलन का अखिल भारतीय होने का एक कारण यह था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्योंकि वो पूरे देश में प्रचारित हो गया था। तो ये ध्यान रखना। तो हम लोग बात कर रहे थे एनी बेसेंट जी के गिरफ्तारी के विषय में। तो 1917 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, एनी बेसेंट जी को। साथ में जॉर्ज अरुंडेल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और वीपी वाडिया को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये प्रमुख लोग थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखिएगा क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। अब क्या होता है कि जो काफी सारे जो नेता थे वो विरोध करते हैं कि भाई आपने क्यों गिरफ्तार किया। तो एक नेता है जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है, एस सुब्रमण्यम अय्यर। एस सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। ये क्या करते हैं, इनको नाइटवुड की उपाधि दी गई थी। नाइटवुड की उपाधि दी गई थी। तो इन्होंने जो है नाइटवुड की उपाधि वापस कर दी विरोध करते हुए। अभी कुछ साल पहले अवार्ड वापसी का एक आंदोलन चल रहा था ना, काफी सारे जो लोग जिनको सरकार की तरफ से कुछ अवार्ड दिया गया था, तो वो लोग जो है अवार्ड वापस कर रहे थे। तो ये जो चीज है ना, उस समय भी चला करता था। हालांकि अभी का थोड़ा सा तरीका अलग है, उस समय का तरीका अलग है, क्योंकि उस समय ये जो उपाधियां हैं हमारे भारत सरकार ने नहीं दी थी, एक अंग्रेज विदेशी सरकार ने दी हुई थी। तो ये सेंस बनता है कि आप लोग जो है विदेशियों द्वारा दिए गए उपाधियों को त्यागो। तो ये जो है नाइटवुड की उपाधि को त्याग देते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए तो कि ये जो नाइटवुड की उपाधि है भारत में किस और व्यक्ति को दिया गया था जिसने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के नाइटवुड की उपाधि वापस की थी। और महात्मा गांधी को भी कोई उपाधि मिली थी जिसको उन्होंने वापस कर दिया था, वो भी बताइए। तो देखिएगा, एस सुब्रमण्यम अय्यर नाइटवुड की उपाधि वापस कर दी। इसके बाद देखिएगा तिलक जी।
ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, एनी बेसेंट और उनके साथियों को बाहर निकालो, नहीं तो मैं सत्याग्रह करूंगा। अंग्रेज सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि पहले से ही एनी बेसेंट जो है काफी लोकप्रिय, ऊपर से उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो भी बड़ा अच्छा, गिरफ्तारी का काफी ज्यादा विरोध हो रहा था। तो अंग्रेज जो है एनी बेसेंट जी को ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रख पाती है, उनको जो है वापस बाहर कर दिया जाता है। तो तिलक जी जो सत्याग्रह की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले ही एनी बेसेंट को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर वो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। पहले इनको जेल हुआ था, उसके बाद कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, ध्यान रखना। अब देखिएगा क्या होता है, जो अंग्रेज सरकार है, क्योंकि ये जो चीज है पूरा इंग्लैंड में चला जाता है कि जो एनी बेसेंट है वहां पर होम रूल आंदोलन चला रही है, तिलक जी भी साथ में शामिल हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उससे जुड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, एनी बेसेंट जी का एक चीज बताना रह गया था, इनकी दो पत्रिकाएं थी, एक था कॉमनवेल, कॉमनवेल, दूसरा था न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। ये दोनों पत्रिकाएं इन्होंने भारत में शुरू की थी। और ये जो न्यू इंडिया है ना, ये पहले मद्रास से प्रकाशित होता था, जिसका नाम था स्टैंडर्ड्स इंडिया, ऐसा कुछ नाम था, मैं आप लोगों को बताता हूं, आपसे पूछा जा सकता है। मद्रास स्टैंडर्ड्स, मद्रास स्टैंडर्ड्स, मैं सही नहीं बोल रहा हूं क्या, स्टैंडर्ड्स। तो पहले यह मद्रास से प्रकाशित होता था इस नाम से, तो इन्होंने जो है इस पत्रिका को खरीद लिया। ये कब कब से प्रकाशित होता था ये भी अगर आप लोग याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये जो है कॉमनवेल, ये 2 जनवरी से शुरू हुआ था। कॉमनवेल ये 2 जनवरी 1914 और ये जो है 14 जुलाई 1914, दोनों जो है 1914 से ही शुरू हुआ था। एक 2 जनवरी 1914 कॉमनवेल पहले प्रकाशित होना शुरू हुआ और जो न्यू इंडिया है ये बाद में प्रकाशित होना शुरू हुआ। कॉमनवेल जो है साप्ताहिक था। इस तरह से भी पूछा जाता है कि ये कौन सी पत्रिका साप्ताहिक थी, कौन सा दैनिक था, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों पत्रिकाएं जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये दैनिक था। वैसे ही आपको तिलक जी का भी याद रखना है। आगे जितने भी बड़े बड़े लोगों का मैं बताऊंगा ना, तिलक जी का अक्सर पूछा जाता है, एनी बेसेंट का भी अक्सर पूछा जाता है। महात्मा गांधी जो पत्रिकाएं निकालते थे उसके बारे में भी पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका भी पूछा जाता है। और भी काफी सारे लोग हैं जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, उनकी किताबें वगैरह भी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। माफी चाहूंगा। अब देखिएगा, ये सारा जो आंदोलन है भारत में चल रहा था, तो ये इंग्लैंड में भी जाता है खबर कि इस तरह का आंदोलन जो है बड़े जोर शोर से चल रहा है। तो वहां पर भी थोड़ा सा जो है हड़कंप मच जाता है। पहले ही जो इंग्लैंड विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, इधर भारत जो कि उनका एक उपनिवेश है, और ये जो लड़ाई चल रही है उपनिवेशों को बचाने के लिए। भाई अगर वो लड़ाई जीत जाते हैं लेकिन इधर भारत की जनता कोई इस तरह का उग्र आंदोलन कर देती है, तो उनको उनके लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहां पर ब्रिटिश सरकार क्या करती है, मॉन्टेग्यू नाम के एक व्यक्ति को भारत का सचिव नियुक्त करती है, भारत सचिव मॉन्टेग्यू। और इसको जो है सारा मैटर संभालने का दायित्व दिया जाता है। मॉन्टेग्यू, इसको बनाया जाता है भारत सचिव। भारत सचिव क्या होता है इस पर मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं। इसकी शुरुआत जो है 1858 से की गई थी। भारत सचिव ये ब्रिटेन में एक पद होता था जो ब्रिटेन में रह करके, इंग्लैंड में रह करके भारत को नियंत्रित करता था। ये एक तरह से वायसराय के भी ऊपर होता था भारत सचिव। तो मॉन्टेग्यू को भारत सचिव नियुक्त किया जाता है और इसको बोला जाता है, देखो क्या हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मॉन्टेग्यू जो है 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा करता है, जिसको मॉन्टेग्यू का घोषणा भी बोला जाता है। 20 अगस्त 1917
घोषणा करता है। इस घोषणा में क्या था, ये ब्रिटिश संसद में घोषणा करता है और उस घोषणा का आशय ये था कि अब जो है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए कुछ प्रस्ताव करेंगे, कुछ इस तरह की बात ये करता है। मतलब इसमें कुछ कुछ ये दिखने लगता है कि जो होम रूल आंदोलन है वो लगभग सफल होने वाला है और भारतीयों को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो कुछ कुछ इस तरह की बातें ये 20 अगस्त 1917 के प्रस्ताव में रखता है और इसी चीज से खुश होकर के जो एनी बेसेंट है वो 20 अगस्त 1917 को अपने होम रूल आंदोलन को वापस ले लेती हैं। लगता है इनको कि हम लोग जो है अब सफल होने वाले हैं, लेकिन यहां पर जो अंग्रेज थे भाई वो इतनी आसानी से कोई चीज देंगे थोड़ी ही, और कोई भी प्रक्रिया होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो ये लोग जो है समय लेते हैं। और इसके बाद फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, जिसको 1919 का अधिनियम भी है ना, तो वो पारित होता है और उसमें भारतीयों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि ये जो उन्होंने आंदोलन चलाया था इसका उनको कुछ प्रतिफल मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी उनको मिलता नहीं है। हाँ, प्रांतों में जो है कुछ किया जाता है, मतलब प्रांतों में प्रांतीय शासन को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की जाती है। जो विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाता है और जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको पहले से थोड़ा ज्यादा अधिकार दिया जाता है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा टाइप वाली बात होती है, जिसको हम लोग 1919 का जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए थे, भारतीयों को क्या कुछ मिला था। तो बस होम रूल आंदोलन में इतना ही चीज आप लोगों को याद रखना है। तो दो लोगों का नाम इसमें आपको ध्यान रखना है बस, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो और चूंकि इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग हो रही थी, इस कारण से काफी सारे जो नेता थे जो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। तो वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।